Hello everyone. So today we will discuss about the fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है इट डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 जो है वो इलेबोरेटली फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करते हैं. तो फंडामेंटल राइट्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ कि कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को, क्या सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल राइट्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किस तरह के हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन की अगर बात करेंगे कि कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स को, सो फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसेबल राइट्स हैं. जस्टिसेबल राइट्स का मतलब होता है ऐसे राइट्स जिनके वायलेशन के केस में जो अग्रीव्ड पार्टी है वो कोर्ट्स में जा सकती है और अपने राइट्स को इंश्योर करवा सकती है कोर्ट से. तो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल राइट्स एनश्राइंड. एनश्राइंड का मतलब गारंटेड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है वो हमें फंडामेंटल राइट्स को लेके कुछ गारंटीज एक्सटेंड करता है अंडर आर्टिकल 12 टू 35. और इस तरह के जो राइट्स हैं उनको कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स इज अ लिस्ट ऑफ many rights which are enshrined in the constitution, particularly part 3 of the constitution, कवरिंग फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35. ऐसे राइट्स को हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं. जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब बहस हो रही थी राइट्स को लेके, तो दो तरह के राइट्स वहां पर डिफाइन किए जाते हैं. ऐसे राइट्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी एक इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, और कुछ ऐसे राइट्स जो ठीक है ज़रूरी तो हैं लेकिन उतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. तो जो बहुत ज़रूरी राइट्स हैं ऐसे राइट्स को फंडामेंटल राइट्स में रखा गया, पार्ट 3 के अंदर रखा गया. ऐसे राइट्स जो ज़रूरी हैं लेकिन उतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं उनको पार्ट 4 में रखा गया. तो पार्ट 3 के अंदर जो राइट्स रखे गए हैं वो जस्टिसेबल नेचर के हैं, यानी कि अगर उन राइट्स का वायलेशन होता है तो अग्रीव्ड पार्टी कोर्ट में जाके उनके इंश्योरेंस के लिए, उनके एनफोर्समेंट के लिए जो जुडिशरी है उससे हेल्प ले सकती है. ऐसे राइट्स को हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं और ये राइट्स कैसे नेचर है, इनका जस्टिसेबल नेचर है. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो क्यों इनको फंडामेंटल राइट कहा जाता है. दे आर असेंशियल फॉर द वेलबींग एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड गारंटेड बाय द प्रिंसिपल लॉ बुक ऑफ द कंट्री. तो ये जो राइट्स हैं एक तो जस्टिसेबल नेचर के हैं और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल के वेलबींग और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए. और दूसरी चीज़ जो इनको फंडामेंटल कहलवाती है या जिसकी वजह से हम इनको फंडामेंटल बोलते हैं, वो है कि जो हमारी बेसिक लॉ बुक है हमारी कंट्री की, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं, उसने इनको गारंटी किया है, उसने उसके अंदर हमें इनका इंश्राइनमेंट देखने को मिलता है. तो इसकी वजह से ऐसे जो राइट्स हैं इनको फंडामेंटल राइट बोला जाता है. वहीं अगर हम लोग इंस्पिरेशन की बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, कहाँ से इंस्पायर होकर फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो फंडामेंटल राइट्स आर इंस्पायर्ड बाय बिल्स ऑफ राइट्स. तो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर जो बिल्स ऑफ राइट दिया गया है, जो वहाँ के लोगों के लिए राइट्स इंश्योर किए गए हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वहां से इंस्पिरेशन लेते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स को जगह दी गई है. इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. मैग्ना कार्टा का मतलब है कि 13th सेंचुरी के अराउंड यूके के अंदर कुछ राइट्स को लेके एक बिल प्रेजेंट किया गया था जिसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है और उसी से इंस्पायर होके जितने भी राइट्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मैग्ना कार्टा जो है वो कहा जाता है. तो फंडामेंटल राइट्स आर ऑफन रेफर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. तो इंस्पिरेशन की बात करेंगे सो दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. अगर सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो मेजर सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स का. सो मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स लाई इन द प्रमोशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करना, उसको इम्प्लीमेंट करना फंडामेंटल राइट्स का सबसे बड़ा जो है सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है. और कहीं जो गवर्नमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो अथॉरिटेरियन ना हो जाए, डेस्पोटिक रूल ना डेवलप हो जाए स्टेट के अंदर, उसको रोकना भी फंडामेंटल राइट्स का मेजर सिग्निफिकेंस है. तो मेजर सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल राइट्स का पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना, उसको इंश्योर करना और अथॉरिटेरियन और डेस्पोटिक रूल को कंट्री के अंदर
रोकना। तो इस तरह से हमें इसका सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है और इस तरह से आप फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स इज अ लिस्ट ऑफ जस्टिसेबल राइट्स एनश्राइंड इन दी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवरिंग फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। ऐसे आप बता सकते हैं। दूसरा, ये जो राइट्स हैं एक इंडिविजुअल की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिक लॉ बुक है हमारी कंट्री की, वो इनको लेके गारंटी एक्सटेंड करता है, तो इसलिए इनको फंडामेंटल कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द बिल ऑफ राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। इसके अलावा इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल राइट्स का कि ये इंडिया के अंदर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करने में हेल्प करते हैं और अथॉरिटेरियन और डेस्पोटिक रूल को इंडिया में काबिल होने से या उसको इम्प्लीमेंट होने से रोकते हैं। तो इस तरह से हमें इसका इंट्रोडक्शन या इसका जो सिग्निफिकेंस है वो देखने को मिलता है। अब अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट को लेके एक और उसका नेचर है और वो नेचर है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट यूनिवर्सल, सैक्रोसेंट एंड एब्सोल्यूट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स को लेके कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। तो फंडामेंटल राइट्स यूनिवर्सल नहीं है, यानी कि हर व्यक्ति उनको एंजॉय नहीं करता है। कुछ फंडामेंटल राइट्स कुछ अलग तरह के लोग एंजॉय करते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स कुछ अलग तरह के लोग एंजॉय करते हैं। सो दे आर नॉट यूनिवर्सल, हर किसी के लिए एक जैसे फंडामेंटल राइट्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिटीजन्स की बात करेंगे तो सिटीजन्स कुछ ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करते हैं, वहीं फॉरेनर्स की बात करेंगे तो वो उतने ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं करते हैं। सैक्रोसेंट का मतलब है कि ये हमेशा रहने वाले हैं, इनको लिया नहीं जा सकता है। सो दे आर नॉट सैक्रोसेंट। आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, दे कैन बी ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सो दे आर नॉट यूनिवर्सल, ये सारे लोगों के लिए नहीं है। दे आर नॉट सैक्रोसेंट, सैक्रोसेंट का मतलब हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हैं, अगर पार्लियामेंट चाहे तो इनको अमेंड कर सकता है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब हर कंडीशन में इनको लागू नहीं किया जाएगा। कुछ कंडीशंस, कुछ लिमिटेशंस ऐसी दी गई हैं पार्लियामेंट के अंदर, अगर उस तरह की कंडीशंस बनती हैं तो उस केस में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लिमिट लग सकती है, फंडामेंटल राइट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। तो ये भी फंडामेंटल राइट का नेचर के रूप में हमें बताता है। तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट यूनिवर्सल, दे आर नॉट सैक्रोसेंट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल राइट्स को लेके अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 33 दीज राइट्स कैन बी मॉडिफाइड इन केस ऑफ फोर्सेस। तो आर्टिकल 3 के अनुसार जो फोर्सेस हैं, हमारी आर्म फोर्सेस हो गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, पुलिस फोर्सेस हो गई, उस केस में फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई कर सकता है पार्लियामेंट कोई लॉ बना के। और पार्लियामेंट ने इस चीज को लेके अलग अलग लॉ भी बनाए हैं, है ना, कि क्योंकि वो फोर्सेस के अंदर काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी का इशू है, तो उस केस में पार्लियामेंट जो है उनको लेके लॉ या जो उनको लेके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको मॉडिफाई कर सकता है। तो सारे लोगों के लिए एक जैसे फंडामेंटल राइट्स नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, राइट्स एनश्राइंड अंडर आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 आर ओनली फॉर सिटीजन्स। तो इस तरह के जो राइट्स हैं सिर्फ जो है सिटीजन्स के लिए हैं, फॉरेनर्स उन राइट्स को एंजॉय नहीं करते। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑल फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट एनश्राइंड अंडर आर्टिकल 20, 21 कैन बी सस्पेंडेड। अगर इमरजेंसी का सिचुएशन आता है, नेशनल इमरजेंसी होती है, तो उस केस में प्रेसिडेंट अगर नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं तो उस केस में सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं सस्पेंड हो जाएंगे, एक्सेप्ट राइट्स एनश्राइंड इन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट्स है उनको छोड़ के बाकी सारे जो राइट्स हैं नेशनल इमरजेंसी के केस में सस्पेंड किए जा सकते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो सिविल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो बेसिकली दो तरह की इमरजेंसी हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। पहली है जो किसी वॉर की वजह से लगाई गई है या किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से लगाई गई है, और दूसरी तरह की इमरजेंसी होती है आर्म्ड रिबेलियन की वजह से जो इमरजेंसी लगाई जाती है। तो अगर एक्सटर्नल वॉर की वजह से कोई इमरजेंसी लगाई जा सकती है तो उस केस में आर्टिकल 19 के अंदर जो सिविल राइट्स हमें दिए गए हैं वो भी यहाँ पर सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन अगर आर्म्ड रिबेलियन की वजह से इमरजेंसी लगाई जाती है तो उस केस में ये राइट्स सस्पेंड नहीं होंगे।
तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू सेवरल लिमिटेशंस एंड एक्सेप्शंस एंड एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन सेवरल कंडीशंस। हर फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ लिमिटेशंस लगाए गए हैं, चाहे वो राइट टू रिलीजन हो, चाहे वो राइट टू फ्रीडम हो, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो। हर राइट के साथ या ज़्यादातर राइट्स के साथ हमें लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, जिनको आगे आने वाले डिस्कशन में हम लोग चेकआउट करेंगे किस तरह के एक्सेप्शंस वहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, दे कम्स विद लिमिटेशंस। उनके साथ हमें लिमिटेशंस, उनके साथ हमें रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31C जो है पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस, पर्टिकुलर लिमिटेशंस फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लगाती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स यूनिवर्सल नहीं है, हर व्यक्ति के लिए हर तरह के फंडामेंटल राइट्स नहीं है, उनको मॉडिफाई किया जा सकता है कैटेगरी टू कैटेगरी। सिटीजन्स के लिए कुछ ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स हैं, वही फॉरेनर्स के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। फोर्सेस के लिए फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उनको मॉडिफाई किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट मतलब ये हमेशा रहने वाले नहीं है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, किसी भी फंडामेंटल राइट्स को हटा सकता है उस लिस्ट के अंदर से। शर्त सिर्फ एक ही है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। तो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, हमेशा नहीं रहने वाले हैं। अगर कोई लिमिटेड, अगर किसी कंडीशन का वायलेशन हो रहा है तो उस केस में फंडामेंटल राइट्स जो है सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो इस तरह से आप फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो है उनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो फंडामेंटल राइट्स केम टू अस इन 6 कैटेगरीज। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो कैटेगरीज हैं ये 7 थी। सो देयर वर 7 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अभी सिर्फ 6 ही कैटेगरीज हमें देखने को मिलती हैं। जो आखिरी फंडामेंटल राइट्स जिसको हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट की लिस्ट से, वो था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको 44th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का इस्तेमाल करके हटा दिया गया है, और अभी उसको जो है ऐड किया गया है इन दी आर्टिकल 300A ऑफ पार्ट 12। तो आर्टिकल 300A के अंदर हमें राइट टू प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले एक फंडामेंटल राइट था, अब उसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया गया है और कहाँ ऐड कर दिया गया है, आर्टिकल 300A के अंदर। यानी कि अभी भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। अभी सिर्फ 6 ही कैटेगरी के फंडामेंटल राइट्स हमें देखने को मिलते हैं। वो सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इस तरह से हम लोग फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स को लेके क्या बोलता है। तो जैसा कि हमने बताया कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज। ओरिजिनली यहाँ पर 7 कैटेगरीज थी, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है बाय यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है उसका इस्तेमाल करके 1978 के अंदर। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स हमें देखने को मिलते हैं वो यही 6 कैटेगरी से हमें देखने को मिलते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी की बात करेंगे तो राइट टू इक्वालिटी के जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे तो राइट टू फ्रीडम को लेके जो प्रोविजंस हैं या जो राइट्स हैं वो हमें आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, 19 टू 22। वहीं अगर हम लोग थर्ड कैटेगरी की बात करेंगे फंडामेंटल राइट के अंदर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये जो राइट्स हैं दे आर कवर्ड फ्रॉम आर्टिकल 23 टू 24। आर्टिकल 23 से लेके 24 जो आर्टिकल है उसके अंदर हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के जो प्रोविजंस हैं उनसे रिलेटेड जो राइट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। वहीं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करेंगे
तो ये जो राइट्स हैं दे आर एनश्राइंड इन आर्टिकल, एनश्राइंड का मतलब होता है गारंटेड, सो दे आर गारंटेड और एनश्राइंड इन द आर्टिकल 25 to 28। फिफ्थ कैटेगरी की बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सो दे आर एनश्राइंड इन आर्टिकल 29 to 30। और अगर सिक्स कैटेगरी की बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है फंडामेंटल राइट के अंदर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो एग्रीव्ड पार्टी के पास क्या राइट्स हैं, तो ये सारे राइट्स जो हैं वो हमें आर्टिकल 32 के अंदर देखने को मिलते हैं। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन डिफरेंट आर्टिकल्स। हमने बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंफॉर्मेशन है वो आर्टिकल्स की फॉर्म में ही हमें देखने को मिलती है। जैसे आप लोग नोट्स बनाते हैं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, उसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो आर्टिकल वाइज ही हमें देखने को मिलती है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। तो इस तरह से अलग अलग फंडामेंटल राइट्स अलग अलग राइट्स के साथ डील करते हैं और अलग अलग आर्टिकल्स हमें अलग अलग फंडामेंटल राइट्स के साथ देखने को मिलते हैं। अब एक एक करके हम लोग इन आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, इनका सब्जेक्ट मैटर देखेंगे, इनके अंदर किस तरह के प्रोविजंस है वो देखेंगे, अगर कोई एक्सेप्शन है तो उसको पढ़ेंगे और इस तरह से हम लोग हमारे जो फंडामेंटल राइट की जर्नी है उसका जो डिस्कशन है उसको कंप्लीट करेंगे। सारे लोग इस कोर्स को लास्ट तक देखेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि फंडामेंटल राइट्स को लेके जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आर्टिकल 12 की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 12 का जो सब्जेक्ट मैटर है वो है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। तो ये जो आर्टिकल है हमें बताता है कि स्टेट का मतलब क्या है। स्टेट का जो ये जो टर्म है स्टेट, इसका इस्तेमाल कई बार हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए स्टेट का मतलब क्या है, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो स्टेट के अंदर आते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है दैट स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया का जो पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, all local or other authorities within territory of India under the control of government of India। तो जो भी एजेंसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, लोकल अथॉरिटीज, ये सारी एजेंसीज मिला के स्टेट के अंदर आती हैं। तो स्टेट का मतलब है जितनी भी एजेंसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम कर रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही हैं, लेजिस्लेचर के अंदर काम कर रही हैं, पार्लियामेंट के अंदर काम कर रही हैं, ये सारी जो एजेंसीज हैं वो सारी की सारी एजेंसी स्टेट के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। अगर इनमें से एक कोई भी एजेंसी किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करने की कोशिश करेगी तो उस केस में हम लोग मानेंगे कि स्टेट जो है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल पुलिस का ले लेते हैं, अगर पुलिस किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को वायलेट करने की कोशिश करती है तो ऐसा माना जाएगा कि पुलिस नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस किसकी एजेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो स्टेट गवर्नमेंट वायलेट कर रही है किसी के फंडामेंटल राइट को। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है कि कोई भी अग्रीव्ड पार्टी सीधा कोर्ट के अंदर जाएगा और बोलेगा कि जो स्टेट है वो मुझे मेरे फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं करने दे रही है, मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर स्टेट का मतलब है जितनी भी एजेंसीज स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही हैं, लोकल अथॉरिटी के अंदर काम कर रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम कर रही हैं, पार्लियामेंट के अंदर काम कर रही हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर काम कर रही हैं, वो सारी एजेंसीज को हम लोग स्टेट के रूप में ही मानेंगे। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 13, उसका सब्जेक्ट मैटर है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसे लॉज जो कंसिस्टेंट नहीं है फंडामेंटल राइट्स के साथ या फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं, तो उस केस में ऐसे लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे लोगों का ऐसे जो लॉज हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब लॉज का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है ऑर्डिनरी लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वहां पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी इस लॉ के अंदर माना है। तो पार्लियामेंट जो है या स्टेट लेजिस्लेचर जो है
वो ऐसे लॉ नहीं बना सकता है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करें। पार्लियामेंट भी ऐसे लॉ नहीं बना सकता है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करें, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ही लॉ क्यों ना आता हो, चाहे वो आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके क्यों ही लॉ ना बनाया गया हो। तो इस तरह से फंडामेंटल राइट्स को लेके हमें सेफगार्ड देखने को मिलता है कि अगर कोई लॉ ऐसा बनता है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, उनके अगेंस्ट है, तो उस केस में जो जुडिशरी है वो यहाँ पर एक्ट करेगी और सुप्रीम कोर्ट या जो भी कंसर्न जुडिशरी है, हाई कोर्ट भी यहाँ पर उस लॉ को क्या करेगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा वो लॉ। और इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू या डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, है ना। तो ये जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है, ये टर्म इस्तेमाल नहीं किया गया है जुडिशियल रिव्यू, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो अगर एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशियल रिव्यू टर्म यूज किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी ये टर्म का, ये जो शब्द है जुडिशियल रिव्यू, इसका इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है जहां पर जुडिशरी जो है लॉज को रिव्यू करती है और उसके बाद उनको वैलिडिटी जो है उसकी इंश्योर करती है, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है उसको कॉन्सेप्ट ऑफ या डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ही बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डायरेक्टली या एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है ये जो टर्म है, लेकिन एज अ प्रिंसिपल इसका जो है वो हमें आर्टिकल 13 के अंदर देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 13 का सब्जेक्ट मैटर क्या है, ऐसे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं, ऐसे लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का जो सब्जेक्ट मैटर है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इक्वालिटी और बिफोर लॉ की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ये आर्टिकल हमें इस तरह देखने को मिलता है, इसका सब्जेक्ट मैटर इस तरह देखने को मिलता है, इक्वालिटी ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, जो स्टेट है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इन सब की ये ड्यूटी है कि वो इक्वालिटी ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो प्रिंसिपल है, उसका जो डॉक्ट्रिन है, उसको इम्प्लीमेंट करे विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ये दो कॉन्सेप्ट जो है इक्वालिटी ऑफ लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है, ये दोनों ही सिमिलर से कॉन्सेप्ट हैं और दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से जो कॉन्सेप्ट हैं वो लिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात करेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश ओरिजिन का है, यानी कि जो ब्रिटिश लॉज हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से इसको उठाया गया है। और अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की हम लोग बात करेंगे तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिया गया है, अमेरिकन ओरिजिन का है। तो इस तरह से जो आर्टिकल 14 है वो स्टेट के ऊपर पाबंदी लगाता है कि जो स्टेट है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लॉ जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए और अगर लॉ जो है किसी को बचा रहा है तो सबको बराबर अधिकार लॉ देना चाहिए। ऐसा नहीं देगा, जैसे हमें धर्मशास्त्र के अंदर देखने को मिलता है पहले कि वर्ण के हिसाब से लॉ डिस्क्राइब किए गए हैं। अगर शूद्र ने किसी को नुकसान पहुंचाया है या शूद्र ने किसी की हत्या की है या मर्डर किया है तो उस केस में उसको फांसी दे दी जाए, और अगर ब्राह्मण किसी की हत्या करते हैं तो उस केस में उनको बस उस देश से निकाल दिया जाता था या उस जगह से निकाल दिया जाता था, उनकी हत्या या उनको फांसी वगैरह नहीं दी जाती थी। तो इस तरह के जो प्रिविलेजेस हैं वो यहाँ पर खत्म किए गए हैं, है ना। पोस्ट रिलेटेड प्रिविलेजेस हो सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट को कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं कि क्रिमिनल केस उनके ऊपर रजिस्टर नहीं हो सकता है जब तक वो अपने ऑफिस के अंदर हैं। गवर्नर को लेके भी कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं, जो एम्बेसडर्स होते हैं उनको लेके भी कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं। लेकिन ये पोस्ट रिलेटेड प्रिविलेजेस है ना। ये बर्थ रिलेटेड प्रिविलेजेस या किसी कम्युनिटी बेसिस प्रिविलेजेस जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करता है, उनको पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है। तो आर्टिकल 14 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो इक्वालिटी ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है उसको टेरिटरी में बनाए रखे, उसको वायलेट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 हमें आर्टिकल 15 का जो सब्जेक्ट मैटर है वो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि यहाँ पर स्टेट जो है वो वायलेट नहीं करेगा किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, पर्टिकुलरली रिलेटेड
टू रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अलाउ नहीं होगा स्टेट के अंदर, और अगर ऐसा कहीं पर है तो स्टेट जो है उसको प्रोहिबिट करेगा। तो हमें यहाँ पर निषेध यानी कि प्रोहिबिशन देखने को मिलता है ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किन ग्राउंड्स पर? रिलीजन के ग्राउंड पर। रिलीजन के ग्राउंड पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा स्टेट, या स्टेट के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि ये फला रिलीजन से है, ये फला रिलीजन से है। रेस के आधार पर यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि ये उस ट्राइब से आता है, ये उस ट्राइब से आता है, ये उस रेस से आता है, तो उसके बेसिस पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कास्ट के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि ये लो कास्ट का है, ये अपर कास्ट का है। सेक्स के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि ये मेल है, ये फीमेल है। प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि ये साउथ में पैदा हुआ है, नॉर्थ में पैदा हुआ है, ईस्ट में पैदा हुआ है। तो इस तरह के जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उनके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिशन लगाता है, उनके ऊपर यहाँ पर प्रतिबंध लगाता है। तो इस तरह का सब्जेक्ट मैटर हमें आर्टिकल 15 के अंदर देखने को मिलता है। तो ये पांचों ग्राउंड जो है वो आपको याद रखने हैं, रिलीजन के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि हमारे जो राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस एसोसिएटेड विद मोस्ट ऑफ द राइट्स। तो आर्टिकल 15 के अंदर ये जो प्रोहिबिशन वाला राइट है उसके अंदर भी हमें लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं, एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। किस तरह के एक्सेप्शंस? जैसे यहाँ पर एक्सेप्शन बताए गए हैं, नथिंग इन दिस आर्टिकल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, कि वीमेन और चिल्ड्रन के लिए अगर कोई स्टेट कुछ करना चाहे, कुछ अफर्मेटिव एक्शन लेना चाहे, कोई रिजर्वेशन वगैरह लेना चाहे, तो उस केस में इस आर्टिकल के अंदर जो भी प्रोविजंस है वो स्टेट को नहीं रोक सकते ऐसा करने से। फॉर एग्जांपल, जैसे दिल्ली के अंदर पिछले कुछ सालों से महिलाओं के लिए जो बस सर्विस है वो फ्री है, उनको वहाँ पर टिकट नहीं लेना होता है उनके लिए, चाहे वो कितनी भी दूरी तय करें दिल्ली के अंदर बसेस से, डीटीसी बसेस से, उनके लिए वो जो सर्विस है वो एकदम फ्री है। उनको वहाँ एक पिंक टिकट जो है वो लेना पड़ता है, जिसको जो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वो मूव कर सकती हैं। उसी तरह से जब आप मेट्रो के अंदर जाते हैं तो कुछ सीट्स वहाँ रिजर्व्ड आपको नज़र आती हैं विमेन के लिए। तो ये जो आर्टिकल है ऐसा करने से स्टेट को नहीं रोक सकता है। अगर स्टेट महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहे, कोई रिजर्वेशन देना चाहे, उनके लिए कुछ और अफर्मेटिव एक्शन लेना चाहे, तो उस केस में ये आर्टिकल काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि एक और एक्सेप्शन है जब ये आर्टिकल काम नहीं करेगा, वो है एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए अगर स्टेट कोई प्रोविजन बनाना चाहता है, उनके एडवांसमेंट के लिए कुछ प्रोविजंस लेके आना चाहता है, तो उस केस में भी ये आर्टिकल काम नहीं करेगा। तो ये एक्सेप्शन भी हमें देखने को मिलता है। तीसरा एक्सेप्शन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है इस आर्टिकल को लेके, वो है रिजर्वेशन प्रोविजंस फॉर द एडमिशन ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली वीकर सेक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या सोशली और एजुकेशनली वीकर सेक्शन, इवन जो है ओबीसी सेक्शन से भी अगर स्टेट कोई रिजर्वेशन प्रोविजंस लेके आता है उनके एडमिशन के रिजर्वेशन को लेके, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के केस में भी ये जो रिजर्वेशन प्रोविजन है चाहे लागू होते हैं, तो उस केस में भी ये जो आर्टिकल है वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेट है उसको कुछ छूट दी गई है, कुछ रियायत दी गई है कि अगर स्टेट चाहे तो वो सोशली और एजुकेशनली वीकर सेक्शन के एडमिशन के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन सीट्स जो है वो लेके आ सकता है। इवन प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस केस में भी वो रिजर्वेशन प्रोविजन काम करेंगे। लेकिन एक यहाँ पर एक्सेप्शन दे रखा है, अदर देन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अगर किसी माइनॉरिटी ट्रस्ट ने कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाया है अंडर आर्टिकल 30, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 के अंदर अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, जैसे कोई मदरसा बनाया गया है या कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई है या कोई क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी बनाई गई है, तो उस केस में यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोविजन काम नहीं करेंगे, है ना। सिर्फ जो स्टेट फंडेड कॉलेजेस हैं या जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो किसी ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट ने नहीं बनाए हैं,
या किसी माइनॉरिटी ट्रस्ट ने नहीं बनाए हैं, तो उसी केस में रिजर्वेशन प्रोविजन काम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन प्रोविजंस काम नहीं करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अगर कोई माइनॉरिटी ट्रस्ट ने या माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ने अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल बनाया है, तो उस केस में रिजर्वेशन प्रोविजन काम नहीं करेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। अभी दिल्ली के अंदर अभी कुछ केस आया था एक सेंट स्टीफन कॉलेज का, जहां पर ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गया था। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है वो काम करता है कि अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो उस केस में रिजर्वेशन प्रोविजन काम नहीं कर सकते। ठीक है, सो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो हमारी गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, उसने EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसके लिए भी कुछ रिजर्वेशन प्रोविजंस यहाँ पर अलाउ किए हैं, 10% रिजर्वेशन अलाउ किया है। तो उस केस में यहाँ पर एक और एक्सेप्शन ऐड किया गया है, वो है रिजर्वेशन प्रोविजंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ऐसे लोगों के जो ऐसे लोगों को लेकर जो रिजर्वेशन प्रोविजंस हैं, अगर सरकार उनको लेकर रिजर्वेशन अलाउ करती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, तो उस केस में भी ये आर्टिकल काम नहीं करेगा। तो इस तरह से इस आर्टिकल को लेके कुछ एक्सेप्शंस, कुछ लिमिटेशंस हमें देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये जो एक्सेप्शंस हैं वो समझ आ गए होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेप्शंस एसोसिएटेड विद आर्टिकल 15, जिसका सब्जेक्ट मैटर है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 की हम लोग बात करेंगे, तो ये भी राइट टू इक्वालिटी के अंदर ही आता है। इसका सब्जेक्ट मैटर है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में कोई इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, स्टेट जो है किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज को लेके इक्वालिटी होनी चाहिए। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, any of them be ineligible or discriminated against it respect of any employment। कि सिर्फ किसी व्यक्ति को इसलिए कोई सरकारी नौकरी से मना नहीं किया जाएगा कि उसका रिलीजन अलग है, उसका रेस अलग है, उसका कास्ट अलग है, उसका सेक्स अलग है कि वो मेल है फीमेल है, उसका डिसेंट अलग है, ठीक है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो अलग है ना, रेजिडेंस कि वो वहां पर रहता नहीं है। तो ये सारे चीजों को लेके यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया जाएगा, किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेके, किसी भी सरकारी नौकरी को लेके। तो सरकारी नौकरी के अंदर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये चीज हमें आर्टिकल 16 के अंदर देखने को मिलती है, जो कि राइट टू इक्वालिटी का ही पार्ट है। अगर एक्सेप्शन की बात करेंगे तो ये जो राइट है इसके साथ भी हमें एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। किस तरह के एक्सेप्शंस, तो यहाँ पर बताया गया है पार्लियामेंट कैन मेक लॉ रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंस टू अ क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू एन ऑफिस। अगर किसी पर्टिकुलर ऑफिस को लेके जो लोकल रेजिडेंस है उसकी जरूरत है, तो उस केस में उसके लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर उसके लिए लॉ नहीं बना सकता है। जैसे अभी आप देखते हैं कि अलग अलग स्टेट्स जो हैं डोमिसाइल राइट्स के लिए यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, है ना। अलग अलग स्टेट्स में संघर्ष चल रहा है कि डोमिसाइल राइट्स होने चाहिए स्टेट के अंदर, चाहे वो सरकारी नौकरी हो गई या प्राइवेट नौकरी हो गई। अभी हरियाणा एक एक्ट लेके आया था जहाँ पर 70% जो प्राइवेट जॉब्स हैं उनको रिजर्व करने की बात की गई थी। मध्य प्रदेश में भी इस तरह का जो है लॉ लाया गया था। बिहार के अंदर भी इस तरह की जो आवाज़ है वो लगातार उठ रही है। लेकिन यहाँ पर आपको जानना होगा कि आर्टिकल 16 के अंदर ये जो राइट्स हैं वो किसको दिए गए हैं, जो पार्लियामेंट है उसको दिए गए हैं। पार्लियामेंट इसको लेके लॉ बना सकता है कि यहाँ पर डोमिसाइल या जो रेसिडेंस है वो कंडीशन जो है हमें उस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर लेके आनी है कि नहीं लेके आनी है। स्टेट लेजिस्लेचर रेजिडेंस या डोमिसाइल का जो कंडीशन है उसको लेके यहाँ पर लॉ नहीं बना सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और ये भी किस केस में हो सकता है, आपका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में हो सकता है। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के केस में यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरह का प्रोविजन हमें नहीं बताता है, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट इस तरह के जो लॉस होते हैं उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है।
जो लेजिस्लेचर हैं, जो सरकारें हैं, उनको भी पता होता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जो लॉ है वो चल नहीं पाएगा, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 16 का वायलेशन हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाएगा। लेकिन वो भी पब्लिक को खुश करने के लिए इस तरह के लॉज लेके आते हैं, पब्लिक को उनको सेटिस्फाई करना है। पब्लिक देखती है कि ठीक है, अब सरकार तो लेके आई थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, अगर रेजिडेंस को लेके कोई लॉ बनाना है किसी सरकारी नौकरी में या किसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, अगर लोकल रेजिडेंस की ज़रूरत है कि लोकल रेजिडेंस को ही यहाँ पर जॉब मिलनी चाहिए, तो उसको लेके सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर उसको लेके लॉ नहीं बना सकता। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स ऑफ पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो स्टेट यहाँ पर जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट इन बैकवर्ड क्लासेस। अगर कुछ सोसाइटी का कोई सेक्शन बैकवर्ड है, स्टेट को ऐसा लगता है कि जॉब्स के अंदर उनकी बैकवर्डनेस शो हो रही है या वो लोग ज़्यादा पोस्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो उस केस में स्टेट जो है यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोविजंस जो है उनको लेके आ सकता है। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन होता है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशंस होता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन होता है ना। तो इस तरह से प्रोविजन आर्टिकल 16 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं कि स्टेट इस तरह के लॉ लेके आ सकता है। अगर स्टेट ऐसा रिजर्वेशन लॉ लेके आता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो उनको वायलेशन नहीं माना जाएगा आर्टिकल 16 का। इसके अलावा रिजर्वेशन एंड परमिशन फॉर, तो इसको और अमेंड किया गया है आर्टिकल 16 को, और यहाँ पर प्रमोशन के अंदर भी जो है रिजर्वेशन का जो प्रोविजन उसको ऐड किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरह से नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर प्रमोशन के अंदर किसी पर्टिकुलर कास्ट को रिजर्वेशन देना है, तो उस केस में क्वांटिफेबल डाटा जो है उसको इकट्ठा करना पड़ेगा और शो करना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है ये ठीक से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही है इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर, तभी जाके प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन मिल सकता है। तो ये जो चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी नहीं मानी है, पार्शली मानी है कि आप क्वांटिफेबल डाटा लेके आइए और शो कीजिए कि ये जो कम्युनिटी है ये बहुत ज़्यादा भागीदारी नहीं है हायर पोस्ट के अंदर, तब जाके रिजर्वेशन अलाउ किया जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है रिजर्वेशन वैकेंसीज इन प्रीवियस ईयर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन 50% लिमिट। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता है, रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी आगे जाके हम लोग मंडल केस को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो 1992 का जो मंडल केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 50% का जो लिमिट है रिजर्वेशन के ऊपर, उसको यहाँ पर फिक्स किया है कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट इन सम अनअवॉइडेबल कंडीशंस। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में वो ब्रीच हो सकता है, लेकिन नॉर्मली 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। लॉ कैन प्रोवाइड स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू ऑफिस और एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन। अगर किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए कोई पोस्ट, रिलीजियस पोस्ट है, किसी प्रीस्ट का पोस्ट है, किसी मंदिर में प्रीस्ट का पोस्ट है, तो उस केस में स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन को यहाँ पर ध्यान में रख के रिजर्वेशन ला सकता है कोई लॉ। उस केस में इस आर्टिकल का वायलेशन नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर किसी मंदिर के अंदर किसी प्रीस्ट को हायर करना है तो उसी को हायर कर सकते हैं जिसको कर्म कांड आता है, जिसको रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करना आता है। तो उस केस में अगर कोई लॉ बनाया जाता है तो उसको वायलेशन नहीं माना जाएगा। कोई जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा कि भाई देखो हमको ये प्रीस्ट का पोस्ट नहीं दे रहे हैं, जो प्रीस्ट होते हैं मंदिरों के अंदर उसका पोस्ट नहीं दे रहे हैं। तो इसको लेके भी यहाँ पर एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है कि कोई रिलीजियस अगर पोस्ट है तो उस केस में जो रिलेटेड क्वालिफिकेशन है उनको ध्यान में रख के ही यहाँ पर उसी व्यक्ति को पोस्ट दिया जाएगा जिस व्यक्ति के पास उस रिचुअल्स को लेके, उस कस्टम को लेके पर्टिकुलर नॉलेज है। नेक्स्ट है यहाँ पर अभी जो जैसा कि हमने बताया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसके लिए भी रिजर्वेशन जो है अलाउड कर दिया है 10% रिजर्वेशन। तो ये भी यहाँ पर एक्सेप्शन के रूप में ऐड किया गया है कि अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता है सोसाइटी के, तो उस केस में उसको भी यहाँ पर रिजर्वेशन पोस्ट के अंदर दिया जाएगा और उसको भी वायलेशन नहीं माना जाएगा आर्टिकल 16 का। तो आई होप ये जो आर्टिकल 16 है आपको क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 16 का जो सब्जेक्ट मैटर है वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पर बताया गया है कि स्टेट किसी भी तरह से जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा
इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी दिए हुए हैं कि अगर रेजिडेंस को लेके लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाएगा कि भैया आंध्र प्रदेश के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को नौकरी मिलेगी जो आंध्र प्रदेश में रहते हों। तो अगर ऐसा लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट बनाएगा, आंध्र प्रदेश का लेजिस्लेचर नहीं बनाएगा। बिहार के अंदर उन्हीं लोगों को नौकरी मिलेगी जो बिहार के अंदर रहते हों। तो ऐसा जो लॉ है वो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, बिहार का लेजिस्लेचर ऐसा लॉ नहीं बना सकता। अगर बनाएगा भी तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि उसका जुरिडिक्शन में नहीं आती है ये चीज़। दूसरा है बैकवर्ड क्लासेस को लेके, यहाँ पर एक और एक्सेप्शन दिया है कि अगर स्टेट बैकवर्ड क्लासेस को लेके, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो गए, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो गए, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गए, उनको लेके लॉ बनाता है तो उस केस में इस आर्टिकल का वायलेशन नहीं माना जाएगा। तीसरा यहाँ पर एक्सेप्शन हो गया रिलीजियस पोस्ट को लेके, अगर कोई रिलीजियस पोस्ट है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए कि भैया आपको जो है कर्म कांड आना चाहिए, आपको मंत्र उच्चारण वगैरह आना चाहिए, रिचुअल्स परफॉर्म करना आना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट को ले सकते हैं। तो उस केस में भी ये जो इस आर्टिकल का वायलेशन नहीं माना जाएगा। और तीसरा जो नेक्स्ट हमारे पास एक्सेप्शन है वो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेके। अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि भैया ये जो एक व्यक्ति है वो सोसाइटी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता है तो उस केस को भी, उस केस में जो हमारा स्टेट है वो रिजर्वेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, पब्लिक पोस्ट के अंदर। सो दिस वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 16। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 17 जो राइट टू इक्वालिटी के अंदर ही आता है, उसका सब्जेक्ट मैटर है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी की बात करेंगे तो ये तो बड़ा ही पुराना कस्टम है। हिस्ट्री की क्लासेस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि महाजनपद पीरियड यानी कि 600 बीसी से हमें इसके रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे लोगों को अलग अलग जो धर्मशास्त्र है या अलग अलग जो किताबें हैं उनके अंदर चांडाल कहा गया है, आस्पृश्य कहा गया है ना। तो ऐसे लोगों को जो है सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिनको छुआ नहीं जाता था। जो फाग्जियान है, फाहिन जिसको बोलते हैं, उन्होंने अपनी बुक के अंदर इनके बारे में मेंशन किया है। मेगस्थनीज की जो बुक है इंडिका, उनका जो अकाउंट है इंडिका, उसके अंदर उन्होंने अनटचेबल्स के बारे में बताया है कि उस समय सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे लोग रहा करते थे जिनको अगर सोसाइटी के अंदर आना होता था, गांव के अंदर आना होता था, तो दे यूज टू बीट दी ड्रम, एक ड्रम बजा के आ सकते थे वो लोग, है ना, ताकि बाकी लोग जो है रास्ते से हट जाएं, क्योंकि लोग उनको छूना पॉल्यूटेड मानते थे कि अगर वो उनको छू लेंगे तो पॉल्यूट हो जाएंगे। इसके अलावा दे यूज टू बियर अ बकेट ओवर देयर नेक, उनकी गर्दन के ऊपर एक बकेट बंधा रहता था, है ना। वो इसलिए बांधते थे कि कहीं उनका स्पिट जो है गलती से ग्राउंड के ऊपर ना गिर जाए, वरना ग्राउंड जो है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो इस तरह की अनटचेबिलिटी के जो चीज़ें हैं वो हमें 600 बीसी से ही देखने को मिलती हैं। और जो मॉडर्न टर्म है, अभी भी अनटचेबिलिटी कुछ जगहों पर जो है प्रैक्टिस होती है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं इंडिया के अंदर अभी भी जहाँ पर अनटचेबिलिटी को लोग पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इस तरह के जो चीज़ें हैं अनटचेबिलिटी को लेके, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज़ को अबॉलिश करने की बात कहता है, प्रोहिबिट करता है कि अगर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाएगा तो स्टेट जो है उसको पनिश भी कर सकता है। और यहाँ पर बताया गया है कि पार्लियामेंट जो है इसको लेके लॉ बनाए। बाद में पार्लियामेंट ने लॉ बनाया भी है इस चीज़ को लेके, है ना। तो सिविल राइट्स एक्ट पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है अनटचेबिलिटी को लेके कि अगर अनटचेबिलिटी कोई प्रैक्टिस करता है तो उस केस में उसको सजा दी जाएगी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्स इन दी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन ऑल फॉर्म्स। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 17 हमें बताता है कि अनटचेबिलिटी को हर फॉर्म में, हर वे में हट जाना चाहिए, और स्टेट की ड्यूटी है कि वो अनटचेबिलिटी को हटाए, उसको लेके लॉ लेके आए। तो इस तरह से आर्टिकल 17 का सब्जेक्ट मैटर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 18, जो कि आखिरी आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी के अंदर। तो आर्टिकल 18 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका सब्जेक्ट मैटर है अबॉलिशन ऑफ ऑल टाइटल्स। तो जो भी टाइटल्स लोग इस्तेमाल किया करते थे, राय बहादुर, राजा, महाराजा एटसेट्रा, इस तरह के जो टाइटल्स हैं वो सारे टाइटल्स हट जाने चाहिए, सारे टाइटल्स को अबॉलिश कर देना चाहिए। सारे लोग एक जैसे हैं, तो इस तरह के टाइटल्स लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, राजा, महाराजा, राणा वगैरह ये सारी चीज़ें, है ना। तो जो पहला प्रोविजन है इस आर्टिकल के अंदर वो बताता है नो टाइटल बीइंग मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट
मिलिट्री टाइटल को छोड़ के, एकेडमिक डिस्टिंक्शन को छोड़ के, एकेडमिक टाइटल को छोड़ के कोई और टाइटल स्टेट किसी को भी नहीं देगा। अगर किसी ने पीएचडी किया है तो वो डॉक्टर लगा सकता है अपने नाम के आगे, है ना। तो एकेडमिक जो टाइटल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं लोग, मिलिट्री टाइटल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन और किसी भी तरह के टाइटल जो है स्टेट किसी को नहीं देगा। तो स्टेट के ऊपर यहाँ पर प्रोहिबिशन लगाया जाता है कि स्टेट टाइटल नहीं देगा किसी को भी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट प्रोविजन है इस आर्टिकल के अंदर, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। इंडिया का जो सिटीजन है वो किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर कोई फॉरेन स्टेट आपका जो है यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएसए हो गया, है ना, यूके हो गया, अगर किसी फॉरेन इंडियन सिटीजन को इस तरह का फॉरेन स्टेट कोई टाइटल देना चाहता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया while he holds any office or profit or trust under the state except without the consent of president any title from any foreign state। अगर ऐसा व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन नहीं है लेकिन कोई ऑफिस है उसके पास इंडिया के अंदर, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, कोई ट्रस्ट चला रहा है वो इंडिया के अंदर, तो उस केस में वो किसी भी फॉरेन स्टेट से, किसी भी स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से कंसेंट उसको लेना पड़ेगा, प्रेसिडेंट की मंजूरी लेनी पड़ेगी, तब जाके वो इस तरह का टाइटल जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, ने जो लास्ट प्रोविजन है इस आर्टिकल के अंदर, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट shall without the consent of the president accept any present emolument of office or of any kind or under any foreign state। तो ऐसा व्यक्ति जो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा हो, कोई ट्रस्ट होल्ड कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो है किसी भी स्टेट से कोई प्रेजेंट या कोई इमोल्यूमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के कोई प्रेजेंट, कोई इमोल्यूमेंट, कोई पैसा वगैरह इस तरह का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से हमें प्रोविजंस देखने को मिलते हैं अबॉलिशन ऑफ ऑल टाइटल्स, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी लाने के लिए सारे टाइटल्स को अबॉलिश करने की बात कहता है, सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल को छोड़ के। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट कैटेगरी हमें देखने को मिलती है राइट्स की, राइट टू फ्रीडम जिसको बोलते हैं। और राइट टू फ्रीडम के अंदर जो पहला आर्टिकल है हमारे पास वो है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। तो आर्टिकल 19 एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके अंदर हमें बहुत सारे सिविल राइट्स देखने को मिलते हैं। तो लगभग 6 सिविल राइट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो आर्टिकल 19 यहाँ के सिटीजन्स को देता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट्स हैं वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, फॉरेनर्स के लिए ये राइट्स अवेलेबल नहीं है। तो ऑल सिटीजन्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल सिटीजन्स, है ना, ऑल इंडिविजुअल्स नहीं लिखा है। तो ऑल सिटीजन शैल हैव राइट, तो सारे सिटीजन्स के पास ये राइट दिए गए हैं। हर राइट के साथ कुछ एक्सेप्शन भी जुड़े हुए हैं जिनको हम लोग देखते जाएंगे। पहला राइट है हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जो पहला राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ के सिटीजन्स को देता है वो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। यहाँ के लोग जो चाहें वो अपनी बात रख सकते हैं, जैसे चाहें अपनी बात रख सकते हैं, कोई रोकथाम उनके ऊपर नहीं है। लेकिन इसको लेके कुछ एक्सेप्शंस, कुछ लिमिटेशंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने लगाए हैं ऐसे लोगों के लिए कि मन दड़ा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, वरना तो लोग चौराहे पे खड़ा होकर गालियां देने लग जाएंगे किसी को, है ना, किसी को डिस्क्रिमिनेट करने लग जाएंगे, किसी को जो है डिराइड करने लग जाएंगे, किसी को भला बुरा बोलने लग जाएंगे, किसी को डिफेम करने लग जाएंगे। तो उस केस में उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ एक्सेप्शंस लगाता है। पहला एक्सेप्शन है सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की जो सोवर्निटी है, उसकी इंटीग्रिटी है, उसके अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं है कि आप चौराहे पे खड़े होकर इंडिया के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। ऐसा करेंगे तो आपका जो राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन है उसको कर्टेल कर सकती है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, है ना, स्टेट की सिक्योरिटी के अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। स्टेट के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो उसको आप न्यूज़पेपर में नहीं छाप देंगे कि नहीं हमको राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन मिला हुआ है। ऐसा होगा तो स्टेट जो है सेंसर लगा सकती है आपके इस राइट के ऊपर। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, अगर किसी फॉरेन स्टेट के साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशन है तो उस केस में लोग जो है
गलत बातें या डिफेमिंग बातें जो है उस स्टेट को लेके नहीं करेंगे। जैसे बांग्लादेश के साथ अभी तक हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, हुआ करता था, लेकिन अभी थोड़ा सा रिलेशन में स्ट्रेन्स आ गए हैं वहाँ, जब से हमें जो स्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर चेंज देखने को मिला है। तो बहुत जो पॉलिटिकल नैरेटिव में हम देखते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस बांग्लादेश के खिलाफ जो है कुछ नेगेटिव नैरेटिव जो है प्रपाउंड करते हैं, स्पीचेस वगैरह देते हैं, तो बाद में वो स्पीचेस को कर्टेल कर दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप ऐसा मत बोलिए। तो फॉरेन स्टेट के साथ अगर हमारे फ्रेंडली रिलेशन है तो उस केस पे सरकार जो है रोक लगा सकती है आपके आर्टिकल्स के ऊपर, आपके जो स्पीचेस हैं उनके ऊपर। पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप दंगे भड़काने की बात कर रहे हैं, आप जो है रिलीजियस एनिमोसिटी डेवलप करने की बात बोल रहे हैं, दो लोगों को, दो कम्युनिटीज को जो है लड़वाने की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आपको रोका जाएगा, है ना। तो ये इसको लेके हमें लिमिटेशन देखने को मिलता है। डिसेंसी एंड मोरालिटी, कि ऐसा नहीं है कि आप चौराहे पे खड़ा होकर गालियां देना शुरू कर देंगे, है ना। आप जो है न्यूज़पेपर में जो मोरालिटी के अगेंस्ट चीज़ें हैं उनको पब्लिश करना शुरू कर देंगे। कई बार हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग जो है गालियों वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अभी तो मूवीज़ वगैरह में भी गालियां वगैरह, और ये जो OTT प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज़ वगैरह आती हैं वहाँ तो इस तरह का गालियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जो हमारा स्टेट है वो ऐसी चीज़ों के ऊपर रोक लगा सकती है कि गालियां वगैरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मोरालिटी के अगेंस्ट आप नहीं बोल सकते हैं, डिसेंसी के अगेंस्ट यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट चाहे तो ऐसी चीज़ों के ऊपर रोक लगा सकता है, इस तरह के जो मूवीज़ वगैरह हैं इनको सेंसर कर सकता है, इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं, इस तरह के जो गाने हैं, जो वल्गर गाने हैं जहाँ पर मोरालिटी को वायलेट किया जा रहा है, ऐसे सॉन्ग्स वगैरह को भी स्टेट जो है रोकथाम कर सकता है। फिर वो लोग वहाँ चिल्लाएंगे नहीं कि हमारा राइट टू स्पीच और राइट टू एक्सप्रेशन जो है वो वायलेट हो रहा है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिमिटेशन दे रखा है कि अगर आप डिसेंसी या मोरालिटी के अगेंस्ट कुछ इस तरह की चीज़ें करेंगे तो फिर आपके ऊपर लिमिटेशन लगेगा। नेक्स्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना। कोर्ट का कोई डिसीजन है तो उसके ऊपर यहाँ आप काम नहीं कर सकते हैं, क्रिमिनल कंटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं या सिविल कंटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। कोर्ट का कोई डिसीजन है, आप कोर्ट को डिफेम नहीं कर सकते हैं, जजेस को डिफेम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कोर्ट के अगेंस्ट आपको इस तरह के जो आपके आर्टिकल्स हैं, आपके जो स्पीचेस हैं वो नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है डेफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, कि किसी को डिफेम आप नहीं कर सकते हैं, किसी के खिलाफ जो है, ठीक है सच्चाई दिखाना एक अलग चीज़ है, लेकिन बिना किसी साक्ष्य के ऐसे ही आप किसी का जो कैरेक्टर है उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, वो उस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो सामने वाली पार्टी जो है वो डेफेमेशन केस फाइल करेगी कोर्ट्स के अंदर। तो डेफेमेशन के लेके भी यहाँ पर लिमिटेशन दिया गया है, किसी के कैरेक्टर को, किसी की पर्सनैलिटी को डिफेम नहीं कर सकते हैं। इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, किसी को ऑफेंस के लिए उकसा नहीं सकते हैं कि आप सारे लोग इकट्ठे हो जाइए, मर्डर कर दीजिए, है ना। ऐसा अगर कोई करेगा तो जो स्टेट है वो रोक लगा सकता है इस तरह की स्पीचेस के ऊपर, हेट स्पीचेस जिनको बोलते हैं। तो हेट स्पीचेस को लेके रोक, जैसे अभी अभी कुछ समय पहले हेट स्पीच को लेके UPSC के अंदर क्वेश्चन आया था, तो वहाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए काम की है कि हमारा जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर लिमिटेशन दिया हुआ है इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस को लेके। इसके अलावा जो अलग अलग क्रिमिनल लॉज हैं उनके अंदर भी इसको लेके हमें लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप ऑफेंस को इंसाइट करने के लिए किसी को बोलेंगे, है ना, किसी को किसी की हत्या करने के लिए बोलेंगे या किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट आप जो है वायलेंस के लिए बोलेंगे। अगर ऐसा कोई करता है तो ये लिमिटेशन के अंदर आएगा और उस केस में उस स्पीच को जो है वो वायलेट, वो जो है कर्टेल किया जा सकता है, उसको सेंसर किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हेट स्पीच जो है वो लिमिटेशन के अंदर आ जाएगा यहाँ पर। और अगर कोई हेट स्पीच देता है, कोई आर्टिकल ऐसा छापता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, किसी पर्टिकुलर सेक्स के लिए, किसी पर्टिकुलर रेस के लिए, तो उस केस में स्टेट उसको सेंसर कर सकता है ना। वो लिमिटेशन से बाहर की चीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से हमें पहला सिविल राइट देखने को मिलता है जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ के सिटीजन को देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ के लोग जो चाहे बोल सकते हैं, जैसे चाहे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द लिमिटेशंस, कुछ दायरों में रह के, कुछ लिमिटेशंस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बना के देता है कि आपको ये दायरे नहीं तोड़ने, ये लिमिटेशंस नहीं तोड़नी है।
दूसरा जो राइट हमारा, दूसरा जो सिविल राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है आर्टिकल 19 के अंदर, वो है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। यानी कि लोग जहाँ चाहें वहाँ पर खड़े, वहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं। दे कैन असेंबल, दे कैन मेक ग्रुप्स, एसोसिएशन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं, लेकिन आर्म्स के बिना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हथियार लेके कहीं पर खड़े हो जाएंगे तो फिर स्टेट आपको रोकेगा वहाँ पर। सो आर्टिकल 19 के अंदर जो दूसरा सिविल राइट हमें देखने को मिलता है वो है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। बिना आर्म्स के कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी एक ग्रुप बना के जा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक्सेप्शन है कि कुछ एक्सेप्शन है, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ दायरे हैं जो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। आप हर जगह खड़े नहीं हो सकते हैं। तो पहला है सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जहाँ पर इंडिया की इंटीग्रिटी को खतरा पहुँच रहा हो, इंडिया की सोवर्निटी को खतरा पहुँच रहा हो, वहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते हैं, वहाँ पर असेंबल नहीं हो सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। जैसे अगर कोई इंडिया कोई जो है टेररिस्ट ग्रुप बनाना चाहे इंडिया के अंदर कि भाई हम लोग असेंबल होंगे, ग्रुप बनाएंगे, एसोसिएशन बनाएंगे, तो फिर उस केस में स्टेट उसको रोकेगा। पब्लिक ऑर्डर, यहाँ पर दूसरा एक्सेप्शन है कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग चाहें कि हम लोग रोड के ऊपर खड़े होंगे, है ना, हाईवे जाम करेंगे, तो उस केस में स्टेट फिर आपको रोकेगा, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बिना पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किए हुए, सोवर्निटी और इंटीग्रिटी इंडिया की जो है उसको बिना वायलेट किए हुए व्यक्ति जो है कहीं पर भी असेंबल हो सकते हैं, कहीं पर भी इकट्ठे हो सकते हैं विदाउट आर्म्स। ये राइट हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है अंडर आर्टिकल 19। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, जो तीसरा सिविल राइट आर्टिकल 19 हमें देता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो है टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव। कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो एसोसिएशन बना सकता है, यूनियन बना सकता है, कोऑपरेटिव बना सकता है, उसको पूरा राइट यहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 के अंदर देता है। लेकिन उसके अंदर भी एक्सेप्शन है। किस तरह का एक्सेप्शन? सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। तो इंडिया की सोवर्निटी और इंटीग्रिटी जो है उसके अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। कि चलिए गाली देने वाले लोगों का हम ग्रुप बनाते हैं, गाली ग्रुप, तो ये फिर मोरालिटी के अगेंस्ट हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर, इनको इन दायरों में रह के अगर कोई एसोसिएशन आप बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप मान जैसे गांधी जी या कांग्रेस के ग्रुप्स हुआ करते थे, ये लोग सुबह सुबह जाते थे और सफाई किया करते थे अलग अलग गलियों की, अलग अलग जो स्ट्रीट्स हैं उनकी। तो इस तरह के ग्रुप बना सकते हैं, है ना। मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए ग्रुप बना सकते हैं, कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं। तो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो बना सकते हैं, आपको कोई रोकथाम नहीं है। आप जो फार्मर्स हैं उन वो कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल्स अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, तो जो स्टूडेंट हैं वो अपना कोऑपरेटिव बना सकते हैं कि हम एक कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट बनाएंगे, है ना। आप लोग ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को कि हम लोग एक कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट बनाएंगे, और ताकि वहाँ पर हमारी पढ़ाई जो है वो ठीक से हो सके, है ना। सारा मैनेजमेंट आपके अंदर रहेगा, वहाँ पे आप खुद टीचर्स को लेके आ सकते हैं, वहाँ टीचर से पढ़ सकते हैं। जिस तरह का आपको प्रोग्राम चाहिए वो जो प्रोग्राम जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एसोसिएशन और कोऑपरेटिव्स बनाने की आज़ादी देता है, लेकिन कुछ दायरे हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं। वो है कि वो कोऑपरेटिव जो है वो सोवर्निटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जो चौथा सिविल राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है अंडर आर्टिकल 19, वो है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है वो पूरी टेरिटरी के अंदर कहीं भी घूम सकता है। अगर आप दिल्ली जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं, अगर आप पटना जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं, है ना। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीजन्स को कहीं भी इंडिया के किसी भी टेरिटरी में जाने की, मूव करने की, घूमने की आज़ादी देता है, जहाँ चाहे जा सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के साथ। यहाँ भी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो दो यहाँ पर लिमिटेशन है। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक यानी कि जो जनरल पब्लिक है उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोविड के समय बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे लोगों के ऊपर कि उनको मूव नहीं करना है, उनको एक ही जगह रहना है। अगर लोग ऐसा कर रहे थे तो उनको पुलिस डंडा मार रही थी, या जो है पुलिस उनको घर में जाने की बात बोल रही थी कि आप घर जाइए, अपने आप ऐसे नहीं घूम सकते हैं। अब वहाँ पर कोई ये नहीं बोल सकता है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 जो है हमें राइट टू मूव
का फ्रीडम देता है, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर एक्सेप्शन भी है कि इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक जो है उसको यहाँ पर ध्यान में रखना है ना। कुछ भी आप घूम सकते हैं, जिस टेरिटरी में जाना चाहें जा सकते हैं, जिस स्टेट में जाना चाहें जा सकते हैं, बट कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। अगर किसी को कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ है और अगर स्टेट उसको रोकता है कहीं जाने से, तो वो जनरल पब्लिक के हित में है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरा जो लिमिटेशन है वो है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब को लेके, कि शेड्यूल्ड ट्राइब का जो इंटरेस्ट है उसको फिर वहाँ रोकना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पर जाने से पहले आपको कुछ परमिट वगैरह लेना पड़ता है वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ से। जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, नागालैंड हो गया, अरुणाचल हो गया, मिजोरम वगैरह हो गया। तो वहाँ जाने से पहले आपको एक इनर लाइन परमिट जो है वो बनवाना पड़ता है, और उसको बनवाने के बाद ही आप जो है वहाँ जा सकते हैं, है ना। अगर नहीं जाएंगे तो वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं वो डिपोर्ट कर सकती हैं आपको। आपको जो है सेंटेंस भी वहाँ पर हो सकता है, हालांकि उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, लेकिन वो डिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अरुणाचल की अगर हम लोग बात करेंगे, अरुणाचल में अगर कोई बिना इनर लाइन परमिट के ILP के पकड़ा जाता है तो उसको फिर आसाम जो है वहाँ जो बॉर्डरिंग स्टेट है वहाँ छोड़ दिया जाता है। तो जो शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट हैं उनको वो वायलेट नहीं होने चाहिए। जो ट्राइबल लोग हैं उनकी सोसाइटी अलग होती है। अगर कुछ लोग बिना किसी प्रोटेक्शन के वहाँ पर जाते हैं तो उस केस में शेड्यूल ट्राइब या जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको नुकसान पहुँच सकता है। तो उसको उसके इंटरेस्ट को इंश्योर करना भी स्टेट की जिम्मेदारी है। तो ये भी यहाँ पर एक्सेप्शन के रूप में दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर रेजिडेंस को लेके हमें राइट दिया गया है कि हम जहाँ चाहें वहाँ सेटल हो सकते हैं। आप दिल्ली में सेटल हो सकते हैं, आप पटना में सेटल हो सकते हैं, आप बनारस में सेटल हो सकते हैं, आप आगरा में सेटल हो सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ आप सेटल हो सकते हैं इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शंस है ना। कुछ एक्सेप्शंस को ध्यान में रख के आप जहाँ चाहें वहाँ सेटल हो सकते हैं। पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। तो वही है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। आपको जो जनरल पब्लिक है उसका इंटरेस्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सकता है किसी व्यक्ति को इन्फेक्शियस डिसीज़ है और वो दूसरी जगह जाके सेटल होना चाहे कि हम जो है वहाँ रहेंगे, तो उस केस में उसको रोका जा सकता है कि नहीं भाई रुको, पहले अपना इलाज कराओ, वरना तुम अगर वहाँ जाके सेटल होगे तो ये जो डिसीज़ है वो वहाँ भी फैल जाएगी, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। उसी तरह से कुछ लोगों को जो है जाने से रोका जाता है। कुछ लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग होते हैं कि ये व्यक्ति अगर वहाँ जाएगा तो वहाँ भी जो है लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करेगा। तो जनरल पब्लिक के अगेंस्ट अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उस केस में आपके ऊपर लिमिटेशन यहाँ पर लगेगा। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट भी आपको रोका जा सकता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में सेटल होना चाहें तो वहाँ के जो कंडीशंस हैं वो आपको फुलफ़िल करना पड़ेंगे, और परमिट वगैरह वहाँ पर लेना पड़ेगा, तभी आप वो पर्टिकुलर समय के लिए वहाँ पर रह सकते हैं, है ना। तो उसको लेके भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ सेफगार्ड समय देता है। नेक्स्ट है जो लास्ट जो सिक्स्थ राइट दिया गया है आर्टिकल 19 के अंदर, सिविल राइट, वो है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। कि इंडिया के जो सिटीज़न है वो जो चाहे प्रोफेशन अक्वायर कर सकते हैं, जो चाहे ऑक्यूपेशन जो है उसको अक्वायर कर सकते हैं, जो ट्रेड और जो बिजनेस करना चाहे उसको कर सकते हैं। तो ये सिविल राइट भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 19 के अंदर हमको देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वेरी आर्टिकल। इस तरह से 6 जो सिविल राइट्स हैं वो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 हमें प्रोवाइड करता है, और ये राइट्स आपको याद रखते हैं। इसके साथ भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड मोनोपोली ऑफ द स्टेट। यानी कि अगर आप किसी प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं तो उसके टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप टीचर बनना चाहते हैं किसी स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, तो कॉलेज के अंदर अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो या तो PhD डिग्री आपके पास होना चाहिए, है ना। यू शुड बी अ डॉक्टरेट। अगर वो नहीं है तो फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, और नेट का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो फिर B.Ed जो है वो होना चाहिए। अगर आप प्राइमरी का बनना चाहते हैं तो कोई डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए टीचिंग का। इसके अलावा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, जो एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचर्स एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स, टेट जिसको बोलते हैं, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप टीचर बन सकते हैं। वही डॉक्टर के साथ है, अगर आपको एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है अपना ऑक्यूपेशन लेके आना है तो फिर आपको MBBS करना पड़ेगा।
आपको जो इंटर्नशिप है वो करनी पड़ेगी, तभी आप उस प्रोफेशन को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो उसको लेके प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उस फील्ड में आप जा सकते हैं। स्टेट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर लेके आ सकता है। दूसरा है मोनोपोली ऑफ द स्टेट। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जहाँ पर स्टेट की मोनोपोली है, तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाएंगे या हाई कोर्ट नहीं चले जाएंगे कि भाई हमारे राइट का वायलेशन हो रहा है, नहीं। फॉर एग्जांपल एटॉमिक एनर्जी हो गई, या जो है एटॉमिक फ्यूल हो गया, तो उस केस में स्टेट की मोनोपोली रहेगी उसके ऊपर, है ना। तो अगर स्टेट ने लॉ बना के किसी ट्रेड को, किसी ऑक्यूपेशन को अपनी मोनोपोली रखा है, तो उस केस में आप फंडामेंटल राइट के वायलेशन को लेके आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है। तो दो एक्सेप्शन है प्रोफेशन ऑफ किसी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन को लेके। पहला है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कि उस प्रोफेशन को लेके आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। और दूसरा है मोनोपोली ऑफ द स्टेट, यानी कि अगर किसी बिजनेस के ऊपर स्टेट की मोनोपोली है, तो भैया उस केस में फिर आप उस ट्रेड को या उस बिजनेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द राइट्स एनश्राइंड इन आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंदर इस तरह के राइट्स हमें देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 20 की अगर हम लोग बात करेंगे, तो आर्टिकल 20 के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है वो है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का कन्विक्शन हो रहा है, तो उस केस में क्या क्या राइट्स उसको दिए गए हैं, क्या क्या प्रोटेक्शन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको देता है। तो पहला जो प्रोटेक्शन कन्विक्शन को लेके, कन्विक्शन का मतलब होता है सजा मिलना। किसी को अगर सजा मिल रही है, किसी के ऊपर केस चल रहा है, तो उस केस में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या राइट्स देता है, किस तरह के प्रोटेक्शन देता है। तो पहला प्रोटेक्शन जो दिया गया है ऐसे व्यक्ति को, वो है कन्विक्शन। अब ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए एप्लीकेबल है ना। तो कन्विक्शन इन वायलेशन ऑफ लॉ एट द टाइम ओनली एंड पनिशमेंट शुड नॉट बी मोर देन द मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ। और इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं नो पोस्ट फैक्टो लॉ। क्या मतलब है इसका नो पोस्ट फैक्टो लॉ का, कि ऐसा नहीं होना चाहिए भैया कि आपको जो है, जैसे मान के चलिए आपने पनिशमेंट आज किया है और कल जो है कोई लॉ पार्लियामेंट पास कर दे या स्टेट लेजिस्लेचर पास कर दे कि आपने ये पनिशमेंट किया था इसीलिए आपको सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस समय आप किसी एक्ट को कर रहे हैं, उस समय जो लॉ है, अगर वो पनिशेबल लॉ है तो तभी आपको सज़ा मिल सकती है। बाद में जाके अगर कोई लॉ बनाता है कि आपने 1 साल पहले कोई काम किया था, उसको लेके आज लॉ बनाएंगे और आपको आज सज़ा देंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन उसको लेके हमें सेफगार्ड देता है कि ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं नो पोस्ट फैक्टो लॉ, है ना। बाद में जाके आप लॉ नहीं बना सकते हैं कि भाई 1 साल पहले इसने ये किया था इसको सजा दे दो, ये नहीं होगा। दूसरा जो प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 20 के अंदर, वो है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, है ना। तो एक से ज्यादा बार किसी को पनिश नहीं किया जा सकता है, प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है। यहाँ हम लोग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह ये सब की बात नहीं कर रहे हैं, जुडिशियल प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं ना। जो जुडिशियल प्रोसिक्यूशन है उस वहाँ पर, या जुडिशियल पनिशमेंट है, वो सिर्फ एक व्यक्ति को एक क्राइम के लिए, एक एक्शन के लिए एक ही बार दिया जा सकता है। किसी ने अगर कोई क्राइम किया है तो ऐसा नहीं है कि 4 बार उसको उसी काम के लिए पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं नो डबल जियोपार्डी, है ना। अगर एक बार क्राइम किया है तो एक ही बार पनिशमेंट मिलेगा, उससे ज़्यादा बार नहीं मिलेगा। तीसरा जो प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलता है कन्विक्शन को लेके, वो है नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इस तरह के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जाएगा अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए। जैसे आप मूवीज वगैरह में देखते हैं ना कि पुलिस जो है वहां पर टॉर्चर करती है किसी को कि आप जो है बोलिए कि आपने ये क्राइम किया है। तो हाँ, पुलिस चाहे किसी को कितना भी मारे पीटे, पुलिस चाहे किसी से कुछ भी साइन वाइन करवा ले, कोर्ट्स के अंदर उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। क्योंकि इस तरह की जो प्रोटेक्शन है वो आर्टिकल 20 हमें देता है कि किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए। ठीक है, पुलिस के सामने जो भी गवाही वगैरह दी है वो जो है लीगल या मान्य नहीं होती है किसी भी कोर्ट वगैरह के अंदर। तो जो मूवीज़ के अंदर दिखाते हैं कि साइन करवाने वाला सिस्टम, वो एकदम फ्रॉड है, कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं होने का है। कोर्ट्स के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जा सकता है अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस तरह की प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलती है आर्टिकल 20 में। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का जो सब्जेक्ट मैटर है वो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये जो आर्टिकल है ये हमारे पर्सनल लाइफ या जो पर्सनल लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पर जो इसका सब्जेक्ट मैटर है वो इस तरह है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कि किसी भी व्यक्ति का जो लाइफ है या पर्सनल लिबर्टी है उसको तब तक नहीं लिया जा सकता है जब तक कोई लॉ ना बना उसको लेके बना हुआ हो, या जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसने कोई लॉ ना बनाया हो। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है, कंट्री से बाहर जाना चाहता है और उसको लेके कोई लॉ नहीं है तो उस केस में उसको नहीं रोका जा सकता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट लॉ बना देता है कि नहीं अभी आपको नहीं जाना है तो फिर उस केस में उसको रोका जा सकता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब इसको लेके अलग अलग ये जो आर्टिकल 21 है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम के अंदर। इसको लेके अलग अलग कोर्ट केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट्स हैं, उन्होंने अलग अलग अपने जजमेंट दिए हैं। और टाइम के साथ ये जो आर्टिकल है वो काफ़ी एक्सपेंड भी हो गया, बहुत सारे राइट्स इसके अंदर इंक्लूड किए जा चुके हैं अब तक। तो गोपालन केस 1950 का जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था, नैरो इंटरप्रिटेशन उसके अंदर हमें इस आर्टिकल का देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो आर्टिकल है ये आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन से बचाता है, कि एग्जीक्यूटिव बिना लॉ के अगर किसी के ऊपर कोई रोकथाम करता है, किसी के सिविल लिबर्टीज को कर्टेल करने की कोशिश करता है, तो उस केस में ये जो राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसका वायलेशन माना जाएगा और वो पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकती है और उसकी जो ग्रीवियंसेस है उनको वहाँ पर शो कर सकती है। लेकिन अगर कोई लेजिस्लेटिव एक्शन है तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर कोई रिलीफ नहीं दिया गया था। लेकिन मेनका गांधी केस 1978 जो है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को थोड़ा और एक्सपेंड किया और उसने बताया कि नहीं भाई, एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रीनेस से तो हम बचाएंगे ही किसी भी पार्टी को, लेकिन अगर कोई लेजिस्लेटिव आर्बिट्रीनेस हमें देखने को मिलती है तो उस केस में भी हम इस पार्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आर्टिकल 21 जो है काम करेगा। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं यहाँ पर। अगर जैसे मान के चलिए अगर सरकार जो है कोई रोक लगाती है कि जिन लोगों की हाइट जो है 5 फुट से कम है उनको विदेश नहीं जाने दिया जाएगा, है ना, उनको पासपोर्ट वगैरह नहीं मिलेगा, वो इंडिया में ही रहेंगे, इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे। अब ये व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट जाके बोलता है कि भाई ये तो एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रीनेस है, हमको सरकार कैसे रोक सकती है, हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, हमारी पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन हो रहा है, अगर हम विदेश जाना चाहते हैं तो कैसे सरकार हमको रोक सकती है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। तो उसके बाद जो कोर्ट है उसको अलाउ करेगा कि नहीं ये नहीं हो सकता है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, सरकार आपको नहीं रोकेगी। सरकार यहाँ पर और एक और कदम आगे बढ़ाती है और इसको लेके पार्लियामेंट के अंदर लॉ लेके आती है और पार्लियामेंट लॉ पास कर देता है कि जिन व्यक्ति की हाइट जो है 5 फुट से कम है उनको विदेश नहीं जाने दिया जाए। अब गोपालन केस के अनुसार अगर लॉ बन गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उस केस में फिर कुछ नहीं हो सकता आर्टिकल 21 को लेके। लेकिन मेनका गांधी केस में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पावर है उसको और थोड़ा एक्सपेंड किया, अपनी पावर्स को और थोड़ा बढ़ाया और उन्होंने कहा कि इस तरह का अनरीजनेबल लॉ जो है वो काम नहीं करेगा, है ना। आप लॉ बनाइए, लॉ के अनुसार व्यक्ति जो है उसकी पर्सनल लिबर्टी आप ले सकते हैं, लेकिन लॉ जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, अनरीजनेबल लॉ नहीं है। ऊट पटांग ये हाइट का कॉन्सेप्ट ला के आप कैसे किसी को रोक सकते हैं। तो इस तरह का अगर लॉ पार्लियामेंट पास करता है तो वो अनरेशनल लॉ हो जाएगा ना, आर्बिट्री लॉ हो जाएगा, ऐसे ही मन धड़क लॉ हो जाएगा। अगर इस तरह का कोई मन धड़क लॉ बनाता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर और किसी के पर्सनल लिबर्टी को रोका जा रहा है, उसको वायलेट किया जा रहा है, तो उस केस में कोर्ट यहाँ पर इंटरवीन करेंगे और उस व्यक्ति को उसकी पर्सनल लिबर्टी वापस की जाएगी। तो इस तरह से मेनका गांधी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना दायरा, अपनी पावर्स को बढ़ाया और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ आर्टिकल 21 के अंदर एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रीनेस के अगेंस्ट रिलीफ नहीं देंगे एग्रीव्ड पार्टी को, बल्कि लेजिस्लेटिव आर्बिट्रीनेस के अंदर भी रिलीफ देंगे जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कि ये जो आर्टिकल है इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया जा चुका है, अभी तक बहुत सारे
राइट्स जो हैं उनको सिविल लिबर्टी के अंदर या पर्सनल लिबर्टी के अंदर ऐड किया जा चुका है, जैसे राइट टू प्राइवेसी। तो के एस पुट्टास्वामी केस के अंदर राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 20 के 1 के अंदर ऐड किया गया है कि राइट टू प्राइवेसी भी पर्सनल लिबर्टी के अंदर आएगा। राइट टू लाइवलीहुड, इसको भी पर्सनल लिबर्टी के अंदर माना गया है सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट के थ्रू। राइट टू लिव इन क्लीन एनवायरनमेंट है ना, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये भी पर्सनल लिबर्टी का पार्ट माना गया है, राइट टू लाइफ का पार्ट माना गया है। राइट टू चूज स्पाउस, तो अपना पार्टनर चूज करना, जिस किससे शादी करनी है किससे शादी नहीं करनी है, ये व्यक्ति का अपना जो है रोल है, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। तो इसको भी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अंदर रखा गया है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। रिप्रोडक्टिव राइट्स, अगर कोई महिला कितने बच्चे उसको पैदा करने हैं, कब पैदा करने हैं, तो ये उसका इंडिविजुअल राइट है, कोई फोर्स नहीं कर सकता है उसको। तो इस तरह से अलग अलग जजमेंट के थ्रू हम देखते हैं कि ये जो आर्टिकल 21 का सब्जेक्ट मैटर है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको एक्सपेंड किया गया है। दो केस आपको याद रखने हैं यहाँ पे, गोपालन केस 1950 और मेनका गांधी केस 1978। 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना दायरा और बढ़ाया कि नहीं भाई, अब हम सिर्फ एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रीनेस से व्यक्ति को नहीं बचाएंगे, इस आर्टिकल को नहीं बचाएंगे, बल्कि लेजिस्लेटिव आर्बिट्रीनेस से बचाएंगे, है ना। लॉ आप लेके आइए, लॉ के अंदर अगर आप किसी पर्सनल लिबर्टी ले रहे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन लॉ जो है वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा ऊट पटांग लॉ लेके नहीं आएंगे कि इसकी हाइट कम है तो ये नहीं जाएगा, इसकी हाइट ज़्यादा है तो चला जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। तो ये जो आर्टिकल है इसको बाद में ऐड किया गया है थ्रू 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। और ये जो आर्टिकल है इसका सब्जेक्ट मैटर है, स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच अ मैनर एज द स्टेट बाय लॉ डिटरमाइन। तो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टेट की ड्यूटी है। ये यहाँ पर इस राइट के अंदर बोला गया है कि हर 6 से 14 साल के बच्चे का राइट है कि उसको एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए, और स्टेट की ड्यूटी है कि वो कंपलसरी एजुकेशन ऐसे लोगों को प्रोवाइड कराएगा। इस एक्ट को मानते हुए राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो लाया जाता है आपका 2009 के अंदर, और इस तरह हर बच्चे को यहाँ पर जो पढ़ाई के अधिकार हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं अंडर आर्टिकल 21A। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 जो है वो लास्ट है इस कैटेगरी के अंदर, राइट टू फ्रीडम के अंदर, और इसका सब्जेक्ट मैटर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस के जो अरेस्ट के केसेस में या डिटेंशन के केसेस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को क्या प्रोटेक्शन देता है, वो प्रोविजन हमें इस आर्टिकल के अंदर देखने को मिलते हैं। तो पहला जो प्रोटेक्शन है इस आर्टिकल के अंदर वो है राइट टू नो द रीजन ऑफ अरेस्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। तो जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसके पास उसको पता होना चाहिए कि क्यों अरेस्ट किया गया है, वो पूछ सकता है कि किन सेक्शन में अरेस्ट किया गया है, और दूसरा लीगल प्रैक्टिशनर को डिफेंड करने का राइट भी उसको मिलना चाहिए, है ना। वो अपने जो लॉयर है उसको कांटेक्ट कर सकता है, और उसके पास ये राइट है कि वो जो लीगल प्रैक्टिशनर है वो उसको वहाँ पर कोर्ट के अंदर डिफेंड करे। दूसरा जो राइट इस आर्टिकल के अंदर दिया गया है वो है अरेस्टेड और डिटेन्ड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है किसी क्राइम की वजह से या डिटेन किया जाता है तो उस केस में जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है, पुलिस है, उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा उस व्यक्ति को। अगर ऐसा नहीं करता है तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हम कई बार मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, अपना प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, पुलिस के लोग उनको उठा के ले जाते हैं उनके घर से,